Today we will read chapter 3 electoral politics, that means चुनावी राजनीति. In this chapter we will know about the electoral system of our country and how the elections held and what is elections and why do we need an election in a democratic system. So many questions and how the elections held in our country and who is the head of the elections and who conduct the elections in our country. So many questions arises in our mind, but we will know the answers of these questions. And we live in a democratic system, and you also know that India is a democratic country. भारत जो है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है. और लोकतांत्रिक देश में सबसे जो एक बेहतर जो मैकेनिज्म होता है अपने प्रतिनिधि को चुनने का, उसे हम चुनाव कहते हैं. ठीक है. इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना. तो जो इलेक्शंस होते हैं उसमें लोग जो हैं वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं. हमारे देश में जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है और किसको वोट का अधिकार है. जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में जो व्यक्ति 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक की आयु का होता है उसे संविधान के द्वारा वोट का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय से बिलोंग करता हो. हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है. तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. उसके माध्यम से जो है लोगों को वोट का राइट मिला है. तो राइट टू वोट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, एक संवैधानिक अधिकार होता है, और उसके माध्यम से लोग जो हैं वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं. ऐसी ही एक कहानी हम पढ़ेंगे. यहाँ पर सबसे जो पहला सेक्शन है आपका वो है वाई इलेक्शंस. चुनाव क्यों, चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है ना. जैसे यहाँ पर एक असेंबली इलेक्शन का उदाहरण दिया गया है हरियाणा का, कि हरियाणा में असेंबली इलेक्शन हुए थे. ठीक है. उसके बारे में जो है दिया गया है. तो आफ्टर मिडनाइट एन एक्सटेंड क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 hours इन अ चौक ऑफ द टाउन इज वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम. द ऑर्गेनाइजर्स एश्योर एंड रीश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट. The crowd stands up whenever a passing vehicle comes that way. It arouses hopes that he was come. The leader is Mr. Devilal, chief of the Haryana Sangharsh Samiti, who was to address a meeting in Karnal on Thursday night. The 76 years old leader is a very busy man these days. His day start at AM and ends after 11 PM. He had already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for this election. यहाँ पर एक ऐसी सभा की चर्चा की गई है कि जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं. अर्धरात्रि की बात है और उस समय लोग जो हैं हरियाणा संघर्ष समिति के जो नेता थे डॉक्टर मिस्टर देवीलाल, है ना, उसको सुनने के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं. जिन्होंने उस सभा का आयोजन किया है वो सभी जो आयोजक हैं उन्होंने उस भीड़ को इकट्ठा किया है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है और इलेक्शन के समय में जो है नेता लोग आते हैं, जैसा आप जानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते हैं और अपने विजन्स को रखते हैं, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को रिप्रेजेंट करते हैं. जब भी हमारे देश में चुनाव होता है तो चुनाव के समय की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है और इलेक्शन अनाउंसमेंट होने के बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना जो है नॉमिनेशन फाइल करते हैं और आफ्टर नॉमिनेशन जो है इलेक्शन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं और उन इलेक्शन मीटिंग्स के माध्यम से लोगों को अपना विज़न और अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट करती हैं लोगों के समक्ष. आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे और उनमें से ही एक उदाहरण यहाँ पर लिया गया है देवीलाल से संबंधित. अभी रिसेंटली हम जो है एक बिहार में इलेक्शन चल रहा है, तो बिहार भी एक स्टेट है, यहाँ हरियाणा का उदाहरण लिया गया है. तो हरियाणा स्टेट है, बिहार स्टेट है, तो बिहार में भी कुछ समय पहले इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है और
3 फेजेज़ में इलेक्शन होना है। तो वहाँ पर जो है कैंडिडेट्स अभी नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो ये पूरी ऐसी प्रक्रिया होती है, पहले नॉमिनेशन होगा, फिर इलेक्शन मीटिंग्स होंगी, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स आते हैं और वो उसको संबोधित करते हैं, सभाओं को लोगों के सामने अपना जो है विज़न प्रस्तुत करते हैं। फिर लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि वो किसको अपना प्रतिनिधि चुने। तो लोकतंत्र के अंदर संपूर्ण रूप से जो अधिकार है वो किसके पास है? जनता के पास है। जनता जिसको चाहती है उसे नेता बनाती है, जनता जिसको चाहती है उसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता को लगता है कि यही हमारा भला कर सकता है, ठीक है, उसको प्रतिनिधि चुना जाता है। तो इसी तरीके से देवीलाल जो हैं वो 76 वर्ष के थे, है ना, काफ़ी जो है एक वृद्ध जो है नेता थे। और रात को जनता जो है करनाल के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया, वहाँ लोग उनको सुनने के लिए बैठे हैं। देवीलाल का जो समय जो है उस समय क्या था कि वो सुबह 8 बजे से लेकर अर्धरात्रि तक जो है बहुत सारी सभाओं को संबोधित करते थे, क्योंकि इलेक्शन पीरियड चल रहा था। इलेक्शन के दौरान जो नेता होते हैं वो लोगों को एड्रेस करते हैं, अपना विज़न बताते हैं, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो है उन्होंने करीब 23 महीने पहले भी जो है काफ़ी प्रिपरेशन तैयारी जो है शुरू कर दी थी चुनाव की, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जब भी इलेक्शन दिखता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो आफ्टर 5 ईयर्स होते हैं ना, 5 साल के बाद। जब 5 साल के बाद चुनाव होता है तो उस समय की तैयारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो पहले से ही शुरू कर देती हैं। तो इसी तरीके से देवीलाल ने भी करीब 23 महीने पहले ही जो है उस चुनाव की तैयारी कर दी थी, ठीक है, शुरू कर दी। और जिस दिन वो करनाल में सभा को संबोधित करने आ रहे थे तो करीब उससे पहले जो है वो 9 इलेक्शन मीटिंग्स को जो है सुबह से लेकर के वो संबोधित कर चुके थे। अब ये 10वां मीटिंग था उनका। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी चुनाव होता है उस चुनाव में नेता लोग जो हैं अपना पूरा टाइम देते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन ये अलग बात है कि 5 साल तक वो आपको आपके क्षेत्र में दिखें या नहीं दिखें, ठीक है, लेकिन चुनाव के समय तो वो ज़रूर आते हैं। जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट हैं उसके बारे में स्टेट इलेक्शन के बारे में कहा गया, हरियाणा के जो स्टेट असेंबली इलेक्शन था 1987 में, तो इसमें क्या हुआ कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 1982 तक। चौधरी देवीलाल जो कि एक अपोजिशन लीडर थे, एक विपक्ष के नेता थे, उन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया था जिसका नाम था न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस उसको कहा गया। और उन्होंने एक नई पार्टी भी बनाई जिसका नाम था लोकदल। उसकी जो पार्टी थी, उनकी जो पार्टी थी, तो अन्य जो अपोजिशन पार्टियां थी उन्होंने मिलकर के एक फ्रंट तैयार किया, एक मोर्चा बनाया अगेंस्ट द कांग्रेस, है ना, कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बनाया था। और इस इलेक्शन कैंपेन में देवीलाल ने कहा था कि यदि उनकी पार्टी चुनाव जीतती है, ठीक है, और उनकी सरकार अगर बनती है तो वो किसानों का लोन माफ़ करेंगे और जो छोटे व्यापारियों पर जो भी लोन अमाउंट है वो भी क्या करेंगे, वो माफ़ कर देंगे। ये वायदा उन्होंने किया था जनता से। जब वो पहले जैसे सरकार अगर बनेगी तो सबसे पहला कार्य उनका क्या होगा कि किसानों का लोन माफ़ करेंगे, ठीक है, और व्यापारियों का लोन माफ़ करेंगे। तो जो पीपल थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे जो सरकार थी कांग्रेस की, तो उन्होंने जो है देवीलाल के जो वायदे थे उनसे वो काफ़ी आकर्षित भी हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने जो है उस समय क्या किया कि लोकदल के फेवर में जो है वोटिंग किया जनता ने। तो लोकदल ने करीब 76 सीटों पर चुनाव जीता। टोटल 90 सीट थी हरियाणा के अंदर राज्य विधानसभा की, उनमें से 76 जो सीट्स थी उन पर लोकदल ने क्या किया, अकेले ने चुनाव जीता। और उनमें से लोकदल के जो साथी थे उन सब ने मिलकर के जो है 76 सीट जीते और अकेले लोकदल को उसमें 60 सीटें मिली, ठीक है, यानी कि 60 विधानसभा की सीटों पर लोकदल की जीत हुई। तो अगर हम देखें तो उनको मेजॉरिटी के लिए 46 सीट चाहिए थी। जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी में आना होता है तो जितनी टोटल सीट्स होती हैं उससे आधे से अधिक जो सीट जीत जाता है तो उसको बहुमत मिल जाता है। तो हरियाणा के अंदर 90 सीट थी। अब 90 में से मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए थी, 46, और अकेले लोकदल को अगर आप देखें तो कितनी मिल गई, 60 सीटें। जब लोकदल को 60 सीटें मिल गई तो लोकदल को फुल मेजॉरिटी मिल गया, ठीक है। तो जब पूरा मेजॉरिटी लोकदल को मिल गया तो उसके बाद जो है कांग्रेस जो पिछले 5 वर्षों से हरियाणा में शासन कर रही थी उसकी सरकार चली गई, लेकिन कांग्रेस को उस समय केवल 5 सीट मिली 90 में से, ठीक है।
तो इलेक्शन का जैसे ही परिणाम आया और उसकी घोषणा हुई तो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, जो वहाँ पहले से जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक नया जो अगर हम कहें जो न्यूली मेंबर थे, इलेक्टेड मेंबर थे असेंबली के, लोकदल के, उन्होंने देवीलाल को अपना लीडर चुना, अपना नेता चुना। तो गवर्नर ने जो है देवीलाल को निमंत्रण दिया नए चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने के लिए, और 3 दिन के बाद जो है चुनाव, जो रिजल्ट की जो घोषणा हुई थी उसके 3 दिन बाद जो है वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा के, तो उन्होंने सबसे पहले जो है गवर्नमेंट बनते ही एक गवर्नमेंट ऑर्डर जो है इश्यू किया, और उसके अंतर्गत उन्होंने जो भी लोन थे छोटे किसानों पर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स पर और जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, उन सभी के लोन क्या कर दिए, माफ़ कर दिए। तो उनकी जो पार्टी जो शासन कर रही थी स्टेट के अंदर 4 वर्षों से, अगले ही इलेक्शन में क्या हुआ, 1991 में फिर इलेक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट इलेक्शन में जो है इस टाइम क्या हुआ, उसकी पार्टी जो है उसको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण कांग्रेस जो है दोबारा फिर चुनाव जीत गई और उसने सरकार बनाई 1991 में। तो उनकी सरकार केवल 4 साल ही चली, जबकि उसका टर्म कितना था, 5 साल का था, लेकिन सरकार चली मात्र 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एक चुनावी प्रक्रिया होती है, और इस चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ही लोग जो है चुनते हैं, हम अपने लीडर्स चुनते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो स्टेट का, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने अपनी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना विज़न रखा, अपना दृष्टिकोण लोगों के सामने रखा कि वो क्या क्या कार्य करेंगे, तो उसको इलेक्शन मैनिफेस्टो के रूप में जाना जाता है। तो लोगों ने उसको पसंद किया और दोबारा से उनको क्या है, चुनाव जिता दिया। लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र में ये आवश्यक नहीं होता है कि एक ही लीडर बार बार चुनाव जीते। अगर उसकी पॉपुलैरिटी है लोगों के बीच में, ठीक है, उसकी प्रसिद्धि है और वो काफ़ी जो है अगर हम कहें लोकप्रिय नेता है, तो वो दोबारा चुनाव जीत सकता है। कई बार क्या होता है कि एक चुनाव में वो जीत गया, अगले चुनाव में वो चुनाव हार जाता है, फिर नेक्स्ट इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर चुनाव जीत जाते हैं। जैसे आप मायावती का उदाहरण ले सकते हैं उत्तर प्रदेश में। वो उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहीं, 2 बार तो वो उनको जो है गठबंधन में मुख्यमंत्री रहीं, और एक बार 2007 में जब चुनाव हुए यूपी विधानसभा के, तो उनको जो है फुल मेजॉरिटी मिला, और 2007 से लेकर 2012 तक वो यूपी की मुख्यमंत्री रहीं। ऐसे ही 2012 में जब यूपी विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें अखिलेश यादव की जो पार्टी थी समाजवादी पार्टी, उसको जो है पूर्ण बहुमत मिला, और उन्होंने 2012 से लेकर के 2017 तक जो है सरकार चलाई यूपी के अंदर। 2017 में फिर इलेक्शन हुए, तो 2017 का जो इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर बने, जो वर्तमान में हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो ये पूरी एक इलेक्शन की जो है प्रोसेस होता है, लोग जो हैं उसमें अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो हर स्टेट के अंदर अलग अलग जो है विधानसभा की सीटें हैं। जैसे हरियाणा का हमने किया तो 90 सीटें हैं, यूपी का अगर बात करेंगे तो 403 सीट्स हैं यूपी के अंदर, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो जो सीट्स होती हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है ना, उसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, जहाँ से जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव में कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन में चुनाव में लड़ते हैं, और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने उम्मीदवार चुनाव के अंदर उतारती हैं, और वहाँ से जो है उनका चुनाव होता है। फिर जनता ये डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को चुनाव जिताना है। जब वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो जीतने के बाद अगर हम राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य में वो विधानसभा का सदस्य बनता है। तो हर विधानसभा में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, राजस्थान की विधानसभा हो, हरियाणा की विधानसभा हो, दिल्ली की विधानसभा हो, जितने भी विधानसभा सदस्य होते हैं वो अपने लिए एक लीडर का चुनाव करते हैं, अपना एक नेता चुनते हैं, और वही जो नेता होता है वो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा वो राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ये पूरा जो है एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है। अब हम अगला जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो सेक्शन है हमारा वाई डू वी नीड इलेक्शंस, यानी कि चुनाव की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि हम देखते हैं कि चुनाव जो है एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें लोग जो हैं वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।
तो इलेक्शंस की आवश्यकता क्यों होती है? इलेक्शंस की आवश्यकता का कारण जो है उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इलेक्शंस के माध्यम से जो है लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जो कि उनके लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। अगर हम विधानसभा में जो है अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो राज्य के लिए कानूनों का जो निर्माण करती है, जो विधायिका होती है राज्य की, वो विधानसभा होती है। दूसरा, जब वो अपने जो है प्रतिनिधि चुन सकते हैं जो कि सरकार बनाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो राज्य से संबंधित निर्णय जो होते हैं वो उन्हीं को लेने का अधिकार होता है, ठीक है। और जो पार्टी, जिस पार्टी को हम चुन सकते हैं, वो पॉलिसी जो बनाती है कि सरकार को किस प्रकार से जो है कानून बनाने हैं, उसको गाइड करना है, लोगों के लिए क्या आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है। तो इसके लिए क्या है, चुनाव कराए जाते हैं। चुनावों के माध्यम से ही जब प्रतिनिधि चुन कर के जाते हैं उनको हम अपना पूरा अधिकार देते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए कानूनों का निर्माण करते हैं, हमारे लिए बेटर पॉलिसीज़ बनाएं जिससे कि हमारे समाज का और हमारे देश का विकास हो। वॉट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, है ना। इलेक्शन जो है वो अगर हम देखें, जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक क्या है, कैसे बनते हैं, है ना, वो लोकतांत्रिक क्यों हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो प्रत्येक को क्या है, वो अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, और प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको वोट का अधिकार है, और प्रत्येक जो वोट है वो इक्वल वैल्यू रखता है। प्रत्येक वोट का जो मूल्य होता है वो समान होता है, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति है, सबकी वोट का मूल्य क्या होता है, समान होता है। जैसे हमने डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 वोट 1 वैल्यू, है ना, 1 वोट 1 पर्सन एंड 1 वैल्यू। तो एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होता है और उस वोट का मूल्य भी क्या होता है, समान होता है। ऐसा नहीं है कोई अमीर व्यक्ति है तो उसकी वोट का मूल्य अधिक होगा और एक गरीब व्यक्ति उसकी वोट का मूल्य कम होगा। लोकतंत्र के अंदर सभी के लिए समान रूप से जो है वोट का मूल्य होता है। दूसरा, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें से जो चूज़ करना होता है, जो चुनना होता है, तो पार्टीज़ अपना कैंडिडेट चुनती हैं और उनको इलेक्शन में लड़ने के लिए खड़ा किया जाता है, ठीक है, और वही वोटर्स का जो है वास्तविक जो है चॉइस बनता है। तो जैसे अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो अपने उम्मीदवार उतारती हैं चुनाव में। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी है, कांग्रेस है ना, और इसके अलावा जो है बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है ना, आरएलडी है, राष्ट्रीय लोक दल है, ठीक है, ये क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, ठीक है। तो ये सभी जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवार जो है चुनाव में उतारती हैं। फिर जनता को ये तय करना होता है कि वो किस पार्टी के उम्मीदवार को वोट करें और कौन सी पार्टी जो है वो हमारा भला कर सकती है, तो ये जनता निर्णय लेती है। तीसरा जो चॉइस होता है उसमें जो है एक रेगुलर इंटरवल के दौरान चुनाव कराए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल में, कि विधानसभा का जो गठन होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा। 5 वर्ष के बाद जो है वो चुनाव दोबारा से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो प्रीफर करते हैं, लोग जो है उसको प्रीफर करते हैं जिसका वो चुनाव करते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज देयर रियली विश, ठीक है। तो जो चुनाव आयोजित किए जाते हैं, चुनाव जो कंडक्ट किए जाते हैं, उसमें जो है एक स्वतंत्र रूप से और उसमें कोई घपला ना हो, है ना, साफ सुथरा काम हो, कोई भी फ्रॉड ना हो। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है जहां लोग जिसको चाहते हैं उसका ही चुनाव हो। लेकिन कई बार क्या होता है, हमने कई कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, हमने लास्ट सेक्शन में जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको में एक जो पॉलिटिकल पार्टी थी PRI, है ना, तो PRI के बारे में पढ़ा था, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। वो चुनाव में क्या करती थी, वो फ्रॉड करती थी, है ना। सरकारी जो अधिकारी होते थे उनके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया जाता था और जिसके माध्यम से वो बार बार चुनाव जीत जाती थी। ऐसा एक उदाहरण हमने जिम्बाब्वे का भी पढ़ा था कि जिम्बाब्वे के अंदर रॉबर्ट मुगाबे जो है जब 1980 से लेकर के 2017 तक वहाँ राष्ट्रपति रहे रॉबर्ट मुगाबे, उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा
क्योंकि कोई भी व्यक्ति डेमोक्रेसी के अंदर इतने लंबे समय तक एक ही पद पर अगर बना रहता है तो हम वहाँ पर जो एक प्रश्न चिन्ह ये लग जाता है कि किस प्रकार से वो अभी भी जो है बार बार चुन करके आ रहा है, या तो वो अच्छा कार्य कर रहा है या फिर वो कहीं ना कहीं फ्रॉड तरीके से चुनाव जीत रहा है। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या एक अगर हम देखें तो एक अच्छा चुनावी प्रक्रिया को एडॉप्ट करने के लिए एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होना भी आवश्यक होती है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी होती हैं और उनके जो लीडर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि देवीलाल के बारे में हमने बात की, कांग्रेस के बारे में हमने बात की, तो उनके जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के समक्ष जाते हैं और इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है वो अपनी बात रखते हैं। तो उनमें आपस में एक प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि राजनीतिक दल का कार्य होता है कि अपने विज़न को लोगों के सामने रखना और सत्ता प्राप्त करना। जब वो पावर में आता है, सत्ता में आता है, तो वो सत्ता प्राप्त करने के लिए ही जो है उनके बीच में एक प्रतिद्वंदिता बनी रहती है। और इसी के कारण क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं तो वो अलग अलग तरीके के जो है फ्रॉड भी करते हैं, अलग अलग तरीके के हथकंडे भी अपनाते हैं। ठीक है, चुनाव में आपने देखा होगा तो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई पैसे बांट रहा है, ठीक है, कोई शराब का वितरण कर रहा है, ठीक है, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। तो जो कैंडिडेट होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो अलग अलग तरीके के हथकंडे जो है वो अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए, और कई बार वो सफल भी होते हैं, कई बार उसमें वो जो है फेल भी हो जाते हैं, चुनाव हार भी जाते हैं। तो ये जो हथकंडे वो चुनाव जीतने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो चुनाव किस प्रकार से जो है एक फ्री एंड फेयर हो, प्रोसेस उसका हो, ठीक है, और उनके बीच में जो भी प्रतिद्वंदिता है, जो भी एक कंपटीशन है सत्ता प्राप्त करने का, लोगों को उसको समझना आवश्यक होता है कि कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसका मेन मोटिव क्या है। क्योंकि जो राजनीतिक दल का जब गठन होता है तो उसकी वो विचारधारा के आधार पर होता है कि वो किस विचारधारा को फॉलो करती है। वो सेकुलरिज्म को फॉलो करती है, वो कम्युनलिज्म को फॉलो करती है, वो डेमोक्रेटिकली जो है एक डेमोक्रेटिक पार्टी है कि नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी जो है उसकी विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर हम ये जो है वोटर जो है वो ये डिसाइड करता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारे लिए अच्छा कार्य कर सकती है। तो कई बार आपने देखा होगा ये सत्ता बार बार बदलती रहती है, कभी किसी पार्टी की सरकार, कभी किसी पार्टी की सरकार। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताया कि अभी पिछले कुछ वर्षों में 2007 से अगर आप देख लें तो 2007 से पहले बीजेपी का जो है मुलायम सिंह का सरकार था, ठीक है ना, सपा का सरकार था। फिर उसके बाद जो है मायावती का सरकार आ गया, बहुजन समाज पार्टी। 2012 में फिर से अखिलेश यादव की सरकार आ गई, समाजवादी पार्टी। 2017 में फिर से भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो चुनाव के माध्यम से ही जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सत्ता में आती हैं और फिर वो सत्ता का उपभोग करती हैं, सत्ता के माध्यम से ही वो डिसीजंस भी लेती हैं। जब उनको पावर्स दे दी जाती हैं लोगों के लिए कार्य करने के लिए चुनाव के माध्यम से, तभी वो लोगों के बारे में निर्णय लेती हैं। व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो पद्धति है, चुनाव की जो पद्धति है वो क्या है। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, क्या आप कह सकते हैं कि भारतीय जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक अ लुक एट हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया है ना कि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या वो विधानसभा का चुनाव हो, वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड। 5 साल के बाद उनका जो कार्यकाल होता है वो समाप्त हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व। उसके बाद जो लोकसभा होती है या विधानसभा होती है वो क्या हो जाती है, भंग कर दी जाती है एक तरीके से। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। और जो चुनाव होता है वो एक ही समय में सभी जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वहाँ पर होते हैं। आइदर ऑन द सेम डे ऑन विद इन अ फ्यू डेज, दिस इज कॉल्ड अ जनरल इलेक्शंस। जैसे इनको हम क्या कहते हैं, सामान्य चुनाव नहीं कहते ना, आम चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, आम चुनाव। जब आम चुनाव की बात होती है जिसमें जनता पार्टिसिपेट करती है, जनता की भागीदारी होती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो क्योंकि उसमें राज्य की सरकार का निर्माण होना है, और अगर वो लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके माध्यम से केंद्र सरकार का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। समटाइम्स इलेक्शंस इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी,
टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, दिस इज कॉल्ड अ बाई इलेक्शन। इसको उपचुनाव कहा जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, या राजस्थान में हो रहा है, या मध्य प्रदेश में हो रहा है, अलग अलग स्टेट में क्या है कई बार उपचुनाव भी होते हैं। उपचुनाव किसको कहते हैं, उपचुनाव क्यों कराए जाते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। एक तो चुनाव हो गया, चुनाव तो आप समझते हैं। उपचुनाव क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, और एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है उसको फिल करने के लिए, उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए जो है वहाँ पे उपचुनाव कराए जाते हैं। कि जैसे 5 वर्ष से पहले, क्योंकि उसका टर्म तो 5 वर्ष का हो गया, जैसे ऐसे समझ लो आप इसको कि अभी 2019 में चुनाव हुए लोकसभा के, ठीक है। अब लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, तो इसका टर्म कब खत्म होगा, 2024, है ना। अब 2024 तक यही लोकसभा चलेगी, और 2024 में पुनः चुनाव होगा। लेकिन उस दौरान अगर कोई भी लोकसभा का सदस्य जो है वो मृत हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, या वो इस्तीफा दे देता है अपने पद से, अगर वो इस्तीफा दे देता है लोकसभा से, लोकसभा के पद से, सदस्य के पद से, तो फिर वहाँ पर दोबारा से चुनाव आयोजित किए जाते हैं विदिन 6 मंथ, यानी 6 महीने के अंदर जो है वहाँ पर दोबारा से क्या किए जाएंगे, चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तो उस दौरान जो है उसको हम क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शंस। तो इस अध्याय में हम जो है वो आम चुनावों पर ही फोकस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, निर्वाचन क्षेत्र, है ना, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। You read about the people of Haryana electing 90 MLAs. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into different areas for purposes of elections. These areas are called electoral constituencies. The voters who live in an area elect one representative. आपने हरियाणा के इलेक्शंस के बारे में पढ़ा, है ना। वहाँ पर 90 जो विधायक है वो चुने गए थे, ठीक है। और आपको जान करके भी ये आश्चर्य होगा कि कैसे जो है प्रत्येक जो व्यक्ति है वो हरियाणा के लिए तो वोट नहीं करता, सभी 90 MLA के लिए तो वोट नहीं कर सकता ना एक व्यक्ति। अभी यूपी में 403 MLA हैं, तो आप 403 MLA के लिए तो वोट करोगे नहीं। आप क्या करोगे कि आप किसी एक व्यक्ति को वोट दोगे, एक मेंबर को वोट देते हैं, ठीक है। तो वो जो मेंबर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से वो कंटेस्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो क्षेत्र होता है जहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव में कंटेस्ट करते हैं, और जो वोटर्स उस क्षेत्र के अंदर रहते हैं वो अपने लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया होती है फॉर लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है। तो आगे की जो कहानी है अब हम अगले सेक्शन में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है।